कहानी शुरू होती है एक ऐसी नई बहू से जिसके ससुराल में कदम रखते ही पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाती है। उसके गृह प्रवेश के साथ ही घर के मुखिया की अचानक मौत हो जाती है। इसके बाद एक ऐसी घटनाएं होती हैं कि हर किसी के मन में डर बैठ जाता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, परिवार के कई पुराने राज खुलने लगते हैं और हर नया सच पहले से ज्यादा खतरनाक साबित होता है। तो आइए शुरू करते हैं रोंकिनी भवन की यह रहस्यमयी कहानी हमें एक पुराने और बेहद रईस खानदानी महल रोंकिनी भवन में ले जाती है। आज इस घर में आदि और ज्योतिका की शादी हो रही है। शादी के बाद घर की परंपरा के अनुसार ज्योतिका का नाम बदलकर जुई रखा जाने वाला है। चारों तरफ शादी का जश्न था, शहनाई बज रही थी, मेहमान खुश थे और पूरा माहौल उत्सव जैसा दिखाई दे रहा था। लेकिन इन सब के बीच ज्योतिका का मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह किसी अनजाने खतरे की तरफ बढ़ रही हो। तभी उसकी सबसे करीबी सहेली फूली उसके पास आती है। ज्योतिका घबराई हुई आवाज में कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा वह नए घर में कैसे रहेगी। वहां किसी को ठीक से जानती भी नहीं है। उसे तो अपने होने वाले पति के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। वह सोचती है कि पता नहीं आदि उसे अपनाएगा भी या नहीं। फूली मुस्कुराकर उसे दिलासा देती है। वह कहती है कि हर लड़की को शादी से पहले ऐसा ही डर लगता है। धीरे धीरे नया घर भी अपना लगने लगता है और जहां तक पति की बात है वह जरूर तुम्हें खुश रखेगा, इसलिए बेवजह परेशान मत हो। थोड़ी देर बाद दूल्हा आदि वहां पहुंचता है। विदाई के समय ज्योतिका के पिता भावुक होकर उससे कहते हैं कि उन्होंने अपनी सबसे अनमोल चीज आज उसके हवाले की है। बस इतना चाहते हैं कि वह हमेशा उनकी बेटी का ख्याल रखे। आदि सम्मान के साथ जवाब देता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह रिश्ता दोनों परिवारों की खुशी से हुआ है और वह अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएगा। इसके बाद विदाई होती है और जुई अपने नए घर के लिए निकल जाती है। लेकिन पूरी यात्रा के दौरान आदि एकदम खामोश रहता है। वह जुई से एक भी बात नहीं करता। उसकी यह चुप्पी जुई की बेचैनी और बढ़ा देती है। शादी के बाद हर लड़की अपने पति से अपनापन और कुछ मीठी बातें सुनना चाहती है, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा था। तभी माहौल हल्का करने के लिए आदि का छोटा भाई बातचीत शुरू करता है। वह हंसते हुए कहता है कि उनके छोटे साहब बहुत अच्छा गाना गाते हैं। खासकर कुलदेवी रोंकिनी देवी की पूजा में जब वह भजन गाते हैं तो पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। यह सुनकर जुई उत्सुकता से पूछती है कि रोंकिनी देवी कौन है। छोटा भाई बताता है कि वह उनके पूरे परिवार की कुलदेवी हैं। इसी वजह से इस हवेली का नाम भी रोंकिनी भवन रखा गया। कई साल पहले उनके दादाजी को देवी की मूर्ति नदी से मिली थी। तभी से परिवार की किस्मत बदल गई। कारोबार तेजी से बढ़ा और घर में सुख समृद्धि आने लगी। दादाजी तो देवी को अपनी बेटी मानते थे। उनके जाने के बाद अब मां रोज पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करती हैं। उनका मानना है कि जब तक देवी प्रसन्न रहती हैं तब तक इस घर पर कोई संकट नहीं आता। इतना सुनते ही आदि अचानक गुस्से में अपने भाई को बीच में रोक देता है। वह कहता है कि अब बस करो और गाड़ी तेज चलाओ। शुभ समय निकलने से पहले घर पहुंचना जरूरी है। माहौल एक बार फिर शांत हो जाता है। कुछ देर बाद जुई हिम्मत करके आदि से पूछती है कि क्या उसने यह शादी अपनी इच्छा से की है या किसी मजबूरी में। लेकिन इस बार भी आदि कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ खिड़की के बाहर देखता रहता है। रास्ते में उनकी गाड़ी एक पुलिस चेक पोस्ट पर रुकती है। वहां ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर मनियोश उन्हें रोकता है। जुई उसे देखते ही खुश हो जाती है क्योंकि वह उसका बचपन का दोस्त होता है। दोनों पुराने दिनों की बातें करते हैं। मनियोश मजाक में कहता है कि जो लड़की सुबह बिना चाय के नहीं रहती थी आज वह किसी और के घर की बहू बन गई है। यह सोचकर ही अजीब लग रहा है। फिर वह जुई को एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है। उसी समय आदि गाड़ी से नीचे उतरता है। जुई दोनों का परिचय करवाती है। मनियोश मुस्कुराकर कहता है कि यह इलाका उसी के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। अगर कभी भी किसी तरह की परेशानी हो तो बिना झिझक उसे बता देना। लेकिन आदि ठंडे और सख्त लहजे में जवाब देता है कि उनके परिवार को आज तक पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी, आगे भी शायद कभी नहीं पड़ेगी। मनियोश उसकी बात सुनकर थोड़ा असहज हो जाता है। इसके बाद गाड़ी फिर आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद जुई पहली बार रोंकिनी भवन पहुंचती है। विशाल हवेली, ऊंची दीवारें और चारों तरफ अजीब सी खामोशी देखकर उसके मन में फिर वही डर लौट आता है। दरवाजे पर उसकी सास पूजा की थाली लेकर उसका स्वागत करती हैं। सभी रस्में पूरी होने के बाद जुई जैसे ही शुभ कदम रखते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है, उसी पल हवेली के भीतर से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। सभी लोग घबराकर अंदर भागते हैं। वहां पहुंचकर पता चलता है कि आदि के पिता की अचानक मौत हो चुकी है। शादी की खुशियां देखते ही देखते मातम में बदल जाती हैं। जुई वहीं स्तब्ध खड़ी रह जाती है। उसके हाथ से कलश लगभग गिर जाता है। परिवार के कुछ लोग उसे शक की नजर से देखने लगते हैं, जबकि कई लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं कि नई बहू के कदम पड़ते ही घर के मुखिया की जान चली गई। तभी पंडित गुस्से में कह देता है कि जिस बहू के आते ही ऐसा अशुभ हो जाए उसे शुभ कैसे माना जा सकता है।
ये बात सुनकर जुई अंदर तक टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद सचमुच उसी की वजह से यह अनहोनी हुई है। लेकिन तभी पहली बार आदि सबके सामने उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। आदि के पिता की मौत के बाद पूरे रोकिनी भवन में मातम छा जाता है। कुछ देर पहले तक जहां शादी की खुशियां थीं, अब वहां सिर्फ सन्नाटा और आंसू दिखाई दे रहे थे। जुई खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगती है। उसे बार बार वही बातें याद आती हैं जो लोगों ने गृह प्रवेश के समय कही थीं। इसी बीच घर की बड़ी बहू उसके पास आती है। वह प्यार से समझाती है कि किसी इंसान के आने से किसी की किस्मत नहीं बदलती। जो होना था वही हुआ है, इसलिए खुद को दोष देना छोड़ दो। लेकिन घर के सभी लोग ऐसा नहीं सोचते थे। कुछ रिश्तेदार अब भी उसे अपशकुन मान रहे थे। उनके तानों की वजह से जुई अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। उधर अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। परिवार के सभी सदस्य घाट पर पहुंचते हैं। पूरे समय आदि बिल्कुल शांत रहता है। उसके चेहरे पर न दुख साफ दिखाई देता है और न ही कोई गुस्सा। उसकी यही चुप्पी जुई को लगातार परेशान करती रहती है। रात होने के बाद पहली बार जुई अपने नए कमरे में पहुंचती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे हवेली के किसी हिस्से से पायल की आवाज आ रही हो। वह धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करती हुई बाहर निकलती है। लंबा गलियारा पार करने के बाद उसे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई देती है, जो कुछ ही पल में अंधेरे में गायब हो जाती है। डरकर जुई वापस अपने कमरे की ओर भागती है। तभी उसकी मुलाकात घर की बुजुर्ग दादी से होती है। दादी उसे देखकर पूछती हैं कि इतनी रात को वह बाहर क्या कर रही है। जुई पूरी घटना बताती है, लेकिन दादी बिना कुछ बोले सिर्फ इतना कहती हैं कि रात के समय इस हवेली में ज्यादा घूमना ठीक नहीं होता। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। अगली सुबह जुई पूरे घर का जायजा लेने निकलती है। तभी उसकी नजर हवेली के पिछले हिस्से पर पड़ती है, जहां एक पुराना कमरा हमेशा के लिए बंद किया गया था। वह नौकरानी से उसके बारे में पूछती है, लेकिन नौकरानी घबराकर कहती है कि उस कमरे के बारे में इस घर में कोई बात नहीं करता। बेहतर होगा कि वह भी कभी वहां जाने की कोशिश न करे। जुई को अब यकीन होने लगता है कि इस हवेली में जरूर कोई ऐसा राज छिपा है जिसे सबसे छिपाकर रखा गया है। इसी दौरान उसकी मुलाकात अपनी सास से होती है। सास उसे घर की जिम्मेदारियां समझाते हुए कहती हैं कि इस परिवार में कुछ नियम हैं जिन्हें हर हाल में मानना पड़ता है। वह खास तौर पर एक बात कहती हैं कि सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति हवेली के मंदिर वाले हिस्से में नहीं जाता। जुई हैरानी से इसकी वजह पूछती है, लेकिन सास बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर मनयोश को भी इस परिवार के बारे में कुछ पुरानी फाइल्स मिलती हैं। उनमें कई साल पहले हुई कुछ रहस्यमयी मौतों का जिक्र था, लेकिन किसी भी केस का सच कभी सामने नहीं आया था। मनयोश को शक होने लगता है कि रोंकिनी भवन का इतिहास उतना साफ नहीं है जितना लोग बताते हैं। उधर जुई की दोस्त फूली उससे मिलने हवेली आती है। दोनों अकेले में बात करते हैं। जुई उसे बताती है कि यहां आने के बाद से उसे हर समय अजीब घटनाएं महसूस हो रही हैं। कभी किसी के चलने की आवाज, कभी बंद कमरे के पास परछाई और कभी किसी औरत की झलक। फूली पहले तो इसे शादी के बाद का तनाव समझती है, लेकिन जुई की घबराहट देखकर वह भी गंभीर हो जाती है। रात को फिर वही पायल की आवाज सुनाई देती है। इस बार जुई हिम्मत करके दोबारा उस दिशा में जाती है। वह देखती है कि मंदिर के पास कोई औरत खड़ी होकर धीरे धीरे भजन गा रही है। जुई उसके पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ती है, अचानक हवेली की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। कुछ सेकंड बाद जब रोशनी वापस आती है तो वहां कोई नहीं होता। अगली सुबह जुई यह बात आदि को बताती है, लेकिन आदि साफ शब्दों में कहता है कि उसे ऐसी बेकार बातों पर विश्वास नहीं है। शायद नई जगह होने की वजह से उसका भ्रम हो रहा है। जुई उसकी बात मान तो लेती है, लेकिन उसके मन का डर अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। उसे साफ महसूस होने लगा था कि इस हवेली में सिर्फ पुराने पत्थर और दीवारें ही नहीं, बल्कि कई ऐसे राज भी दफन हैं जो किसी भी समय बाहर आ सकते। हवेली में लगातार हो रही अजीब घटनाओं की वजह से जुई का डर हर दिन बढ़ता जा रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि इस घर में कुछ ऐसा जरूर है जिसे जानबूझकर सबसे छिपाया जा रहा है। अगली सुबह वह मंदिर में पूजा करने पहुंचती है। वहां उसकी नजर देवी रोंकिनी की मूर्ति पर पड़ती है। मूर्ति के सामने खड़े होते ही उसे अचानक किसी औरत के रोने की धीमी आवाज सुनाई देती है। वह घबराकर पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसी समय उसकी सास मंदिर में आ जाती है। जुई उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने भी कोई आवाज सुनी, लेकिन वे साफ इनकार कर देती हैं और उसे पूजा खत्म करके अपने काम पर ध्यान देने को कहती हैं। जुई को अब यकीन होने लगता है कि उससे कुछ छिपाया जा रहा है। दूसरी तरफ मनयोश भी रोंकिनी भवन से जुड़े पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहा था। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि पिछले कई वर्षों में इस हवेली से जुड़े कई लोगों की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी, लेकिन हर बार मामला बिना किसी नतीजे के बंद कर दिया गया। यह जानकारी उसके शक को और मजबूत कर देती है।
इधर जुई की मुलाकात घर के एक पुराने नौकर से होती है। बातचीत के दौरान वह हवेली के इतिहास के बारे में पूछती है। पहले तो नौकर कुछ नहीं बोलता, लेकिन काफी आग्रह करने पर वह सिर्फ इतना कहता है कि इस घर में जो दिखाई देता है सच उससे बिल्कुल अलग है। इतना कहकर वह वहां से जल्दी चला जाता है। उसकी बात जुई के दिमाग में घूमती रहती है। शाम को परिवार के सभी लोग एक साथ भोजन कर रहे होते हैं। तभी जुई महसूस करती है कि आदि की मां बार बार किसी खाली कुर्सी की तरफ देख रही हैं, जैसे वहां कोई बैठा हो। यह देखकर वह हैरान रह जाती है। खाना खत्म होने के बाद वह बड़ी बहू से इस बारे में पूछती है, लेकिन वह भी बात बदल देती है और कहती है कि पुरानी बातें जानने की कोशिश मत करो। अब जुई समझ जाती है कि पूरे परिवार को कुछ ना कुछ जरूर पता है। उसी रात उसे फिर वही पायल की आवाज सुनाई देती है। इस बार वह आवाज का पीछा करते हुए हवेली के उस बंद हिस्से तक पहुंच जाती है जहां जाने से सभी मना करते थे। दरवाजा बाहर से बंद था, लेकिन अंदर किसी के चलने की साफ आवाज आ रही थी। जुई धीरे से दरवाजे पर हाथ रखती है। तभी अचानक अंदर से किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगती है। डर के मारे वह पीछे हट जाती है। उसी समय आदि वहां पहुंच जाता है। वह जुई को देखकर नाराज हो जाता है और कहता है कि उसने साफ मना किया था कि इस हिस्से में कभी मत आना। जुई पूछती है कि आखिर इस कमरे में क्या छिपा है, लेकिन आदि बिना कोई जवाब दिए उसे वहां से ले जाता है। अगली सुबह जुई की मुलाकात फिर मन्योश से होती है। मन्योश उसे बताता है कि वह इस हवेली के बारे में कुछ पुराने केसेस की जांच कर रहा है। कई बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल मेल नहीं खा रही। वह जुई से कहता है कि अगर उसे घर में कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत उसे बता दे। जुई पहले थोड़ा झिझकती है, लेकिन आखिरकार रात की घटनाओं के बारे में सब कुछ बता देती है। मन्योश उसकी बातें ध्यान से सुनता है और फैसला करता है कि अब वह खुद रोंकिनी भवन के इतिहास की गहराई तक जाएगा। उधर हवेली में माहौल पहले से ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा था। घर के लोग सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर छिपा डर साफ नजर आने लगा था। जुई को अब पूरी तरह भरोसा हो चुका था कि यह सिर्फ अंधविश्वास या भ्रम नहीं है। इस हवेली में कोई ऐसा राज दफन है जो अगर बाहर आ गया तो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। मन्योश को अब पूरा यकीन हो चुका था कि रोंकिनी भवन में हो रही घटनाएं सिर्फ अफवाह नहीं है। इसलिए वह पुराने रिकॉर्ड और गहराई से खंगालने लगता है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि कई साल पहले इस हवेली से जुड़ी एक युवती अचानक गायब हो गई थी। हैरानी की बात यह थी कि उसके बाद कभी उसका कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी तरफ जुई भी सच जानने की ठान चुकी थी। वह तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस हवेली का छिपा हुआ राज जरूर पता लगाएगी। रात होने के बाद वह चुपचाप अपने कमरे से निकलती है। इस बार उसके कदम सीधे उसी बंद हिस्से की ओर बढ़ते हैं। वह वहां पहुंचकर दरवाजे को ध्यान से देखने लगती है। तभी उसकी नजर दीवार के पीछे बने एक छोटे से गुप्त रास्ते पर पड़ती है। काफी कोशिश के बाद वह उस रास्ते से अंदर पहुंच जाती है। कमरे के भीतर हर तरफ धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई वर्षों से वहां कोई आया ही ना हो। पुराने फर्नीचर, टूटी तस्वीरें और बिखरा हुआ सामान देखकर साफ पता चल रहा था कि इस जगह को जानबूझकर बंद किया गया है। तभी जुई की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ती है। वह उसे खोलकर पढ़ना शुरू करती है। डायरी में लिखी बातें पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसमें परिवार के कई ऐसे राज्य लिखे थे जिनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं था। लेकिन तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। घबराकर जुई तुरंत डायरी छिपा देती है और अंधेरे में जाकर खड़ी हो जाती है। कुछ ही सेकंड बाद कोई व्यक्ति कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। वह कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाता है, जैसे उससे किसी के मौजूद होने का शक हो। जुई अपनी सांस रोककर चुपचाप खड़ी रहती है। कुछ देर बाद वह आदमी वापस चला जाता है। उसके जाते ही जुई जल्दी से वहां से निकलकर अपने कमरे में लौट आती है। अगली सुबह वह डायरी में पड़ी बातों के बारे में सोचती रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर परिवार ने इतने बड़े सच को इतने वर्षों तक छिपाकर क्यों रखा। इसी बीच मन्योश उससे मिलने आता है। जुई उसे पूरी बात बताती है और डायरी भी दिखा देती है। डायरी पढ़ने के बाद मन्योश समझ जाता है कि यह मामला पहले की सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। वह कहता है कि अगर इसमें लिखी बातें सच हैं तो रोंकिनी भवन में हुई कई मौतों का राज भी इसी के अंदर छिपा है। दोनों तय करते हैं कि बिना किसी को बताए वे मिलकर पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। उधर आदि को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि जुई उससे कुछ छिपा रही है। एक रात वह उसका पीछा करता है। जुई फिर उसी गुप्त रास्ते की तरफ जाती है, लेकिन इस बार जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अचानक उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही पल बाद उसके सामने सफेद कपड़ों में एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। डर के मारे जुई के हाथ से डायरी नीचे गिर जाती है। वह जोर से चीखती है। बाहर खड़ा आदि उसकी आवाज सुनते ही दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है, लेकिन अंदर पहुंचने पर वहां कोई नहीं होता।
जुई कांपते हुए उस जगह की तरफ इशारा करती है जहां कुछ सेकंड पहले उसने उस औरत को देखा था। आदि उसे संभालते हुए बाहर ले आता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर भी पहली बार डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि जुई जो कुछ दिनों से कह रही थी, शायद वह सिर्फ उसका भ्रम नहीं था। अब इस हवेली का सच धीरे धीरे सबके सामने आने वाला था, और यह सच पूरे परिवार की नींव हिलाने वाला था। आदि के मन में अब पहली बार शक पैदा हो चुका था। अब तक वह जुई की हर बात को उसका भ्रम समझ रहा था, लेकिन बंद कमरे में हुई घटना ने उसकी सोच बदल दी। उसे महसूस होने लगा कि इस हवेली में सचमुच कुछ ऐसा है जिसे सालों से सबसे छिपाकर रखा गया है। दूसरी तरफ जुई उस रहस्यमयी औरत के बारे में लगातार सोच रही थी। उसे यकीन था कि उसने जो देखा वो कोई वहम नहीं था। अब उसका एक ही मकसद था, इस रहस्य की आखिरी परत तक पहुंचना। अगले दिन मनोज फिर रोकनी भवन आता है। वह जुई को बताता है कि पुराने रिकॉर्ड की जांच में उसे कुछ नए सुराग मिले हैं। कई साल पहले इस परिवार से जुड़ी एक महिला अचानक गायब हुई थी, लेकिन उसका केस बिना किसी नतीजे के बंद कर दिया गया था। यह सुनकर जुई समझ जाती है कि जिस डायरी में उसने बातें पढ़ी थीं, उनका संबंध उसी महिला से हो सकता है। दोनों मिलकर डायरी के हर पन्ने को ध्यान से पढ़ते हैं। उसमें कई ऐसे नाम दर्ज थे जो आज भी इस परिवार से जुड़े हुए थे। साथ ही कुछ ऐसी घटनाओं का जिक्र भी था जिन्हें कभी किसी के सामने नहीं लाया गया। उधर हवेली के बाकी लोग महसूस करने लगे थे कि जुई और मनोज किसी बात की जांच कर रहे हैं, इसीलिए वे दोनों अब पहले से ज्यादा सावधान हो जाते हैं। इसी बीच घर की बुजुर्ग दादी जुई को अकेले बुलाती हैं। वह धीमी आवाज में कहती हैं कि हर सच जानना जरूरी नहीं होता। कुछ राज अगर दबे रहें तो पूरे परिवार के लिए बेहतर होता है। लेकिन जुई साफ जवाब देती है कि अगर उन राज्यों की वजह से आज भी लोग डर में जी रहे हैं तो उनका सामने आना ही सही होगा। दादी कुछ पल चुप रहती हैं, फिर वह सिर्फ इतना कहती हैं कि जिस रास्ते पर तुम चल पड़ी हो वहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। उनकी यह बात सुनकर जुई और भी ज्यादा उलझ जाती है। उसी रात फिर हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। गलियारों में पायल की आवाज गूंजती है, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगती है और तेज हवा से पूरे घर का माहौल डरावना हो जाता है। शोर सुनकर परिवार के सभी सदस्य बाहर निकल आते हैं। अचानक हवेली की पुरानी दीवार पर टंगी एक बड़ी तस्वीर नीचे गिर जाती है। उसके पीछे छिपा हुआ एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। मनोज तुरंत उस रास्ते की जांच करने का फैसला करता है। धीरे धीरे सभी लोग उसके पीछे अंदर जाते हैं। सुरंग के अंत में उन्हें एक बेहद पुराना कमरा मिलता है, जिसे शायद वर्षों से किसी ने नहीं खोला था। कमरे में रखी चीजों को देखकर साफ लग रहा था कि यह किसी महिला का कमरा था। वहीं एक पुराना संदूक भी रखा था। जब संदूक खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ पुराने पत्र, तस्वीरें और कई जरूरी दस्तावेज मिलते हैं। मनोज उन कागजों को देखकर समझ जाता है कि यही एविडेंस इस हवेली की पूरी सच्चाई सामने ला सकते हैं। दूसरी तरफ परिवार के कुछ सदस्य घबरा जाते हैं। उन्हें डर था कि अगर यह सब बाहर आ गया तो वर्षों से छिपाया गया सच सबके सामने आ जाएगा। अब जुई, आदि और मनोज के सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इन दस्तावेजों में रोकिनी भवन का असली रहस्य छिपा है, या फिर यह कहानी अभी और भी बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रही है। इन सवालों का जवाब उन्हें बहुत जल्द मिलने वाला था, लेकिन उससे पहले उन्हें उस इंसान का सामना करना था जिसने इतने सालों तक इस पूरे राज को दुनिया से छिपा कर रखा। पुराने संदूक से मिले पत्र और दस्तावेज देखकर मनोज समझ जाता है कि यही कागज इस हवेली की सबसे बड़ी सच्चाई छिपाए हुए हैं। वह सभी को शांत रहने के लिए कहता है और एक एक दस्तावेज ध्यान से पढ़ना शुरू करता है। कुछ ही देर में खुलासा होता है कि कई साल पहले इस परिवार में लालच और विरासत को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। संपत्ति बचाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। जुई यह सब पढ़कर हैरान रह जाती है। उसे समझ आता है कि जिस रहस्यमयी महिला को वह बार बार देख रही थी, उसका संबंध इसी पुराने हादसे से जुड़ा हुआ है। इसी बीच हवेली की बिजली अचानक चली जाती है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। अगले ही पल किसी औरत के रोने की आवाज फिर सुनाई देती है। डर के बावजूद मनोज टॉर्च जलाकर आगे बढ़ता है। जैसे ही रोशनी कमरे के दूसरे कोने में पड़ती है, वहां किसी के होने का आभास होता है, लेकिन पास पहुंचने पर वहां कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ परिवार के कुछ सदस्य दस्तावेज अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। उन्हें डर था कि अगर यह सच बाहर आया तो उनकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन आदि पहली बार खुलकर जुई का साथ देता है। वह साफ कहता है कि झूठ पर टिका सम्मान ज्यादा दिन नहीं टिकता। अब जो भी सच है वह सबके सामने आना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच बहस तेज हो जाती है। तभी दादी आगे बढ़ती हैं और वर्षों से छिपा सच खुद बताने का फैसला करती हैं। वह स्वीकार करती हैं कि अतीत में परिवार से बहुत बड़ी गलती हुई थी। उसी गलती को छिपाने के लिए कई झूठ बोले गए
और धीरे धीरे हर नई पीढ़ी उसी बोझ के साथ जीती रही। उनकी बात सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। अब जूही को समझ आता है कि हवेली में फैला डर सिर्फ भूत प्रेत का नहीं, बल्कि वर्षों से दबे अपराध बोध का था। हर इंसान अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रहा था। मनियोश सभी सबूत अपने कब्जे में ले लेता है और भरोसा देता है कि कानून के अनुसार पूरी जांच होगी, किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। धीरे धीरे रोकिनी भवन का वर्षों पुराना रहस्य सबके सामने आने लगता है। परिवार के लोग भी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और नई शुरुआत करने का फैसला लेते हैं। आदि जूही से माफी मांगता है। वह कहता है कि शादी के बाद उसने उसे कभी अपनापन महसूस नहीं होने दिया, लेकिन मुश्किल समय में उसी ने पूरे परिवार को टूटने से बचाया। जूही मुस्कुराकर कहती है कि रिश्ते विश्वास से बनते हैं और सच सामने आने के बाद ही असली विश्वास शुरू होता है। कुछ समय बाद हवेली का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां पहले हर रात डर और रहस्य का साया था, वहीं अब शांति लौटने लगती है। परिवार भी पुराने मतभेद भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करता है। आखिरकार रोकिनी भवन की वह कहानी जिसने वर्षों तक लोगों के मन में डर पैदा किया था, अपने अंत तक पहुंच जाती है। कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं और बाकी रहस्य भी समय के साथ खत्म होने लगते हैं। इसी के साथ यह शानदार मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज समाप्त होती है। अगर आपको यह मूवी / सीरीज एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही बेहतरीन मिस्ट्री, थ्रिलर, हॉरर और सस्पेंस स्टोरीज की पूरी कहानी हिंदी में देखने के लिए मनोज D&D चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ।